आज के इस विशेष विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। हमारे पास कंप्यूटर के विकास और भविष्य की तकनीकों पर कुछ दिलचस्प जानकारी है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें से वो बातें निकालें जो प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य जानकारी के लिए ज़रूरी हैं। बिल्कुल। हम सफ़र शुरू करेंगे बिल्कुल शुरुआत से, मतलब मैकेनिकल कंप्यूटरों से, और देखेंगे कि क्वांटम कंप्यूटिंग तक कैसे पहुंचे। हाँ, ये सफर काफी लंबा और दिलचस्प रहा है। और रास्ते में हम नैनो टेक्नोलॉजी, ग्रीन कंप्यूटिंग, शिक्षा और काम पर एआई का क्या असर हो रहा है, और हाँ, डिजिटल साक्षरता और साइबर जागरूकता जो आजकल बहुत ज़रूरी हो गए हैं, इन पर भी बात करेंगे। हाँ, ये सभी पहलू जुड़े हुए हैं। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, जानकारी को ऐसे समझना कि बस तथ्य रटने ना पड़े, बल्कि उनके पीछे की कहानी, उनका महत्व समझ में आए। सही कहा, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर की इस अद्भुत विकास यात्रा और भविष्य की संभावनाओं को टटोलना। जरूर। तो शुरुआत करते हैं उस दौर से जब कंप्यूटर का मतलब आज जैसा बिल्कुल नहीं था। जी। मैकेनिकल युग, है ना? जी। लगभग 1940 से भी पहले। जी हाँ, और इसमें सबसे पहला नाम आता है चार्ल्स बैबेज का। कंप्यूटर का पितामह भी कहते हैं उन्हें। उनके दो बड़े आइडिया थे, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। हाँ, और एनालिटिकल इंजन तो कमाल का कॉन्सेप्ट था, मतलब अपने टाइम से बहुत आगे। ये पहला डिजाइन था जिससे आप कह सकते हैं प्रोग्राम किया जा सकता था, कम से कम थियोरी में। सोचिए जरा, उस जमाने में। बिल्कुल। इनपुट के लिए वो पंच कार्ड्स यूज होते थे और आउटपुट कागज पर छपता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये मशीनें बहुत बड़ी, मतलब विशालकाय होती थी और बहुत धीमी। हाँ, उन्हें बनाना और चलाना ही एक चुनौती रही होगी। सही बात है। तो जाहिर है एक मैकेनिकल सीमा थी। असली रफ्तार तो तब आई जब बिजली का इस्तेमाल शुरू हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों का पहला दौर करीब 1940 से 50 का। इनियाक जैसे नाम सुनते हो। हाँ, इनियाक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यहाँ वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ और इसने सच में सब कुछ बदल दिया। वैक्यूम ट्यूब्स, इन्होंने रफ्तार कैसे बढ़ाई? देखिए, वैक्यूम ट्यूब्स ने गणना की स्पीड को मैकेनिकल पुर्जों के मुकाबले हजारों गुना तेज कर दिया। ये बहुत बड़ी छलांग थी। और इसी दौर में जॉन वॉन न्यूमन का वो स्टोर्ड प्रोग्राम वाला आइडिया आया। अच्छा, स्टोर्ड प्रोग्राम मतलब कंप्यूटर अपनी मेमोरी में प्रोग्राम और डेटा दोनों रख सकता है। इससे कंप्यूटर ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गए। लेकिन इन शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों की अपनी दिक्कतें थीं। जैसे कि इनियाक में ही करीब 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थीं। सोचिए, ये पूरे कमरे घेर लेती थीं, बिजली बहुत खाती थीं, और ये ट्यूब्स अक्सर जल जाती थीं। तो मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। मतलब रफ्तार तो मिली, पर साइज, बिजली और भरोसे की समस्या तो थी ही। बिल्कुल। फिर आया वो आविष्कार जिसने कंप्यूटर की दुनिया ही बदल दी, ट्रांजिस्टर, है ना? 1950s और 60s का दशक। ट्रांजिस्टर, हाँ, ये वाकई गेम चेंजर था। ये वैक्यूम ट्यूब से बहुत छोटा था, कहीं ज्यादा भरोसेमंद, बिजली भी कम खाता था और सस्ता भी था। तो कंप्यूटर छोटे होने लगे। हाँ, पहली बार कंप्यूटर थोड़े सिकुड़ने लगे, तेज हुए, ज्यादा भरोसेमंद बने। IBM 1401 जैसे कंप्यूटर इसी दौर के हैं। इन्होंने बिजनेस में कंप्यूटर के इस्तेमाल को पॉपुलर बनाया। मतलब कंप्यूटर अब सिर्फ लैब तक सीमित नहीं रहे, ऑफिसों में आने लगे। और फिर ये सिकुड़ने का सिलसिला और तेज हो गया। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी, या जिसे हम चिप कहते हैं, उसके आने से 60s और 70s का दशक, यहीं से मिनिएचराइजेशन की असली दौर शुरू हुई। सही कहा। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आईसी ने तो जैसे जादू कर दिया। एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर दर्जनों, फिर सैकड़ों और फिर हजारों ट्रांजिस्टर और दूसरे कंपोनेंट्स फिट हो गए। कमाल है। इससे कंप्यूटर्स न सिर्फ और छोटे और तेज हुए, बल्कि उनकी कॉस्ट भी कम हुई। और फिर 1971 में आया इंटेल 4004, दुनिया का पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर। एक चिप पर पूरा सीपीयू। हाँ, एक पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक नन्ही सी चिप पर। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने पर्सनल कंप्यूटर युग की नींव रख दी। और उसी नींव पर खड़े हुए पर्सनल कंप्यूटर्स यानी पीसीज। 70s और 80s में कंप्यूटर आखिरकार आम लोगों तक पहुंचने लगे। एप्पल II, IBM PC, ये नाम तो आज भी सब जानते हैं। जी हाँ, ये वो दौर था जब कंप्यूटर घरों और छोटे बिजनेस का हिस्सा बनने लगे। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स, OS, का भी बहुत बड़ा हाथ था। अच्छा, जैसे कि डॉस और विंडोज। हाँ, पहले डॉस जैसे कमांड लाइन वाले सिस्टम आए, फिर विंडोज जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले OS आए, जिनमें माउस का इस्तेमाल होता था। इससे कंप्यूटर चलाना उन लोगों के लिए भी आसान हो गया जो टेक एक्सपर्ट नहीं थे।
इसने कंप्यूटर को सच में पर्सनल बनाया। इसके बाद हम पहुंचते हैं आधुनिक कंप्यूटरों के दौर में, मतलब 1990 से लेकर अब तक जो चल रहा है। इसकी क्या पहचान है? इस युग की पहचान है जबरदस्त प्रोसेसिंग पावर, मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई काम करना, और नेटवर्किंग, कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना। और नेटवर्किंग का मतलब इंटरनेट? हाँ, और इस नेटवर्किंग का सबसे बड़ा रूप है इंटरनेट क्रांति। इसने तो दुनिया ही बदल दी। जानकारी शेयर करना, कम्युनिकेशन, सब कुछ कितना आसान और तेज हो गया। सही बात है। आज के लैपटॉप्स, पावरफुल सर्वर्स जो बड़ी बड़ी कंपनियों का सारा काम संभालते हैं, और सुपर कंप्यूटर जो मौसम की भविष्यवाणी से लेकर मुश्किल साइंटिफिक रिसर्च तक करते हैं, ये सब इसी मॉडर्न युग की देन है। प्रोसेसर तेज होते गए, मेमोरी बढ़ती गई, स्टोरेज सस्ता होता गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम एक और बहुत बड़ी छलांग की दहलीज पर हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स। ये क्या चीज है? क्वांटम कंप्यूटर्स, हाँ, ये 2000 के दशक से बन रहे हैं, और ये कंप्यूटिंग के नियमों को ही बदलने का दम रखते हैं। ये काम करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के बड़े अजीब से नियमों पर। थोड़ा मुश्किल लगता है ये समझना। है थोड़ा, कोशिश करते हैं। देखिए, आज के कंप्यूटर बिट्स पर चलते हैं, जो या तो 0 हो सकता है या 1, ठीक है? हाँ। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं। क्वांटम का एक सिद्धांत है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन, हाँ। हाँ, इसे ऐसे समझें कि जैसे एक सिक्का हवा में घूम रहा हो, वो एक ही समय में हेड भी है और टेल भी, जब तक कि वो गिरकर एक फाइनल स्टेट में ना आ जाए। क्यूबिट भी एक ही समय में 0 और 1 दोनों अवस्थाओं का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। अच्छा, यानी एक साथ कई पॉसिबिलिटीज। कुछ हद तक हाँ। और दूसरा सिद्धांत है एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट। इसमें 2 क्यूबिट्स रहस्यमयी तरीके से जुड़ जाते हैं। अगर आप एक की अवस्था पता कर लें, तो दूसरे की अवस्था तुरंत पता चल जाती है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। आइंस्टीन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। अरे वाह। इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके क्वांटम कंप्यूटर कुछ खास तरह की प्रॉब्लम्स को, खासकर जिनमें बहुत सारी संभावनाओं को एक साथ देखना होता है, जैसे नई दवाएं खोजना, नई मटेरियल बनाना या कोड तोड़ना, आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों से भी कहीं कहीं ज्यादा तेजी से हल कर सकते हैं। गूगल का सिकमोर या IBM क्वांटम के सिस्टम्स, ये तो अब बन भी रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, हकीकत बन रही है। हालांकि इन्हें बनाना और स्टेबल रखना अभी भी बहुत मुश्किल है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को संक्षेप में देखें, मैकेनिकल से इलेक्ट्रॉनिक, वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, फिर IC, फिर माइक्रो प्रोसेसर और PCs, फिर आज के आधुनिक कंप्यूटर, और अब क्वांटम कंप्यूटर की तरफ। बिल्कुल, हर कदम ने पिछली सीमाओं को तोड़ा है। परीक्षाओं के लिए ये क्रम और हर स्टेज की मुख्य टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, IC, माइक्रो प्रोसेसर, क्यूबिट, याद रखना जरूरी है। ये तो हुई विकास की कहानी। अब थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं। एक शब्द जो बहुत सुनने में आता है, नैनो टेक्नोलॉजी। ये क्या है और कंप्यूटर से इसका क्या कनेक्शन है? नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब है चीजों को बहुत ही छोटे लेवल पर, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर कंट्रोल करना और बनाना, आमतौर पर 1 से 100 नैनोमीटर के स्केल पर। कितना छोटा होता है ये, अंदाजे के लिए? अंदाजे के लिए, एक इंसान का बाल लगभग 80,000 से 1 लाख नैनोमीटर मोटा होता है। तो सोचिए कितना छोटा स्केल है ये। बाप रे। तो कंप्यूटिंग में इसका क्या फायदा? कंप्यूटिंग के लिए इसके मायने जबरदस्त हो सकते हैं। सोचिए, ऐसे कंप्यूटर चिप्स जो आज के मुकाबले बहुत बहुत छोटे हों, बिजली ना के बराबर खाएं और फिर भी कहीं ज्यादा तेज हों। ये नैनो स्केल ट्रांजिस्टर्स, कार्बन नैनो ट्यूब्स, क्वांटम डॉट्स जैसी चीजों से मुमकिन हो सकता है। मतलब और ज्यादा पावर और छोटी सी जगह में। इसका असर तो सिर्फ कंप्यूटर तक नहीं रहेगा शायद। बिल्कुल नहीं। मेडिसिन में सोचिए, नैनो रोबोट्स जो खून में तैरकर कैंसर सेल्स को ढूंढें और खत्म करें, या दवा सीधे बीमार हिस्से तक पहुंचाएं। कमाल की बात है। मटेरियल साइंस में ऐसे पदार्थ बनाना जो हल्के भी हों और सुपर स्ट्रांग भी। इलेक्ट्रॉनिक्स में बेहतर डिस्प्ले, बेहतर सेंसर्स। नैनो टेक्नोलॉजी का मूल वादा यही है, मॉलिक्यूलर लेवल पर कंट्रोल करके अभूतपूर्व क्षमताएं हासिल करना। परीक्षा के लिहाज से 2 बड़े एरिया याद रखें, कंप्यूटिंग में तेज और छोटे डिवाइस, और मेडिसिन में टारगेटेड ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस। ये तो हुई नैनो यानी बहुत छोटे की बात। अब एक बड़े मुद्दे पर आते हैं, ग्रीन कंप्यूटिंग। ये आजकल काफी चर्चा में है। ये एक जरूरत क्यों बन गया है? जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारी ये जो डिजिटल दुनिया है, इसकी ऊर्जा की भूख बहुत ज्यादा है और लगातार बढ़ रही है। दुनिया भर के जो डेटा सेंटर्स हैं, वो मिलकर कुछ देशों से भी ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। सच में? ये तो बड़ी बात है। हाँ, और फिर है ई कचरा।
पुराने कंप्यूटर, फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इनमें लेड, मर्क्यूरी जैसे जहरीले पदार्थ हो सकते हैं। अगर इनका सही से निपटान न हो तो ये पर्यावरण और हमारी सेहत दोनों के लिए बड़ा खतरा है। ग्रीन कंप्यूटिंग इसी प्रॉब्लम का हल ढूंढने की कोशिश है। मतलब कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐसे करना जो पर्यावरण के लिए सस्टेनेबल हो। तो इसके तरीके क्या हैं? हम और आप कैसे इसमें मदद कर सकते हैं? कई लेवल्स पर काम हो रहा है। हार्डवेयर कंपनियां कम बिजली खाने वाले प्रोसेसर आइए बिल्कुल लो सही। पावर सीपीयूज और मेमोरी बना रही हैं। डेटा सेंटर अपने कूलिंग सिस्टम्स और एनर्जी मैनेजमेंट को बेहतर बना रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग भी एक तरह से मदद करती है, क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे? क्योंकि जब रिसोर्सेज शेयर होते हैं तो कुल मिला के कम हार्डवेयर और कम एनर्जी लगती है। फिर है वर्चुअलाइजेशन, मतलब एक ही पावरफुल सर्वर पर कई वर्चुअल मशीनें चलाना। इससे हार्डवेयर का पूरा इस्तेमाल होता है। और हाँ, सबसे जरूरी, ई कचरे को जिम्मेदारी से रिसाइकिल करना और अपने डिवाइस की लाइफ बढ़ाने की कोशिश करना। मतलब दोहरा फायदा है। ऊर्जा बचाओ, कचरा कम करो और शायद पैसे भी बचते होंगे। बिल्कुल, अक्सर कॉस्ट भी बचती है, तो ये पर्यावरण और इकोनॉमी दोनों के लिए अच्छा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं उस टेक्नोलॉजी की तरफ जो आजकल हर जगह है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भविष्य की शिक्षा और काम की दुनिया पर इसका क्या असर दिख रहा है? असर बहुत गहरा पड़ रहा है और ये तो अभी बस शुरुआत है। शिक्षा में एआई पर्सनलाइज्ड लर्निंग का रास्ता खोल रहा है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग मतलब हर बच्चे के हिसाब से? हाँ, कल्पना कीजिए एक ऐसे ट्यूटर की जो हर छात्र की सीखने की रफ्तार, उसकी ताकत और कमजोरी को समझे और उसी के हिसाब से उसे पढ़ाए। एआई ये कर सकता है। ये तो सच में क्रांति ला सकता है। शिक्षकों के लिए भी इसमें कुछ है? जरूर। एआई टीचर्स की मदद कर सकता है स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस ट्रैक करने में, ये पहचानने में कि किसे एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए। कुछ हद तक कॉपी जांचने, ऑटोमेटेड ग्रेडिंग जैसे रूटीन कामों में भी मदद कर सकता है, जिससे टीचर्स को स्टूडेंट्स के साथ पर्सनली इंटरैक्ट करने का ज्यादा टाइम मिले। स्मार्ट क्लासरूम, इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम, ये सब अब हकीकत बन रहे हैं। और काम की दुनिया का क्या? यहाँ एआई क्या कर रहा है? नौकरियों का क्या होगा? ये सवाल सबके मन में है। काम की दुनिया में एआई का सबसे बड़ा असर है ऑटोमेशन पर, खासकर उन कामों पर जो बार बार दोहराए जाते हैं, मतलब रिपीटेटिव है। लेकिन एआई सिर्फ काम छीन नहीं रहा, ये भारी मात्रा में डेटा को एनालाइज करके बेहतर फैसले लेने में मदद कर रहा है, चाहे वो बिजनेस हो, फाइनेंस हो या हेल्थ केयर हो। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स जैसी चीजें। अच्छा? और हाँ, ये एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट जैसी बिल्कुल नई नौकरियां भी पैदा कर रहा है। तो तस्वीर मिली जुली है। कुछ पुराने काम बदलेंगे या खत्म होंगे तो नई स्किल्स वाले कामों की डिमांड बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर एआई क्या ला रहा है? कुल मिलाकर एआई दो मुख्य चीजें ला रहा है: अभूतपूर्व कार्यकुशलता मतलब एफिशिएंसी, और बड़े पैमाने पर निजीकरण मतलब पर्सनलाइजेशन। परीक्षा के लिए ये दो शब्द, कार्यकुशलता और निजीकरण, एआई के असर को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। ठीक है। इन सब हाईटेक चीजों के बीच दो बुनियादी बातें हैं जो आज की डिजिटल दुनिया में बहुत बहुत जरूरी हो गई हैं: डिजिटल साक्षरता और साइबर जागरूकता। पहले डिजिटल साक्षरता को समझते हैं। डिजिटल साक्षरता का मतलब सिर्फ कंप्यूटर चलाना या ईमेल भेजना ही नहीं है। ये डिजिटल डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट का कॉन्फिडेंस के साथ और समझदारी से इस्तेमाल करने की एबिलिटी है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें जानकारी खोजना, उसकी सच्चाई परखना, ऑनलाइन कम्युनिकेट करना, डिजिटल तरीकों से सीखना, ई लर्निंग, और रोजमर्रा के काम के लिए प्रोडक्टिविटी टूल जैसे वर्ड प्रोसेसर या स्प्रेडशीट इस्तेमाल करना शामिल हैं। ये आज के जमाने की बेसिक लिटरेसी है एक तरह से। और जहां डिजिटल दुनिया है वहां खतरे भी तो हैं। यहीं पर साइबर जागरूकता जरूरी हो जाती है ना? बिल्कुल। अगर डिजिटल साक्षरता हमें कार चलाना सिखाती है तो साइबर जागरूकता हमें ट्रैफिक नियम और सेफ ड्राइविंग सिखाती है। साइबर जागरूकता का मतलब है ऑनलाइन दुनिया के जोखिमों जैसे मैलवेयर, फिशिंग, ऑनलाइन स्कैम्स, आइडेंटिटी थेफ्ट को समझना और उनसे बचने के तरीके जानना। कुछ जरूरी बातें जो सबको ध्यान रखनी चाहिए। कुछ चीजें तो बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए। पहला, हर अकाउंट के लिए मजबूत अलग पासवर्ड रखें और जहां भी मुमकिन हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA जरूर ऑन करें। ये एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, अनजान ईमेल, लिंक्स या अटैचमेंट से बहुत सावधान रहें। ये अक्सर फिशिंग होते हैं आपकी जानकारी चुराने के लिए। तीसरा, पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग जैसे सेंसिटिव काम करने से बचें, या अगर करना ही पड़े तो VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करें। यह आपके कनेक्शन को सिक्योर बनाता है। और सॉफ्टवेयर अपडेट्स?
हाँ, चौथा और बहुत ज़रूरी, अपने कंप्यूटर और फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम और सभी ऐप्स को हमेशा अपडेट रखें। अपडेट्स में अक्सर सिक्योरिटी वाले पैचेस होते हैं। तो डिजिटल साक्षरता और साइबर जागरूकता, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक हमें काबिल बनाता है, दूसरा सुरक्षित। एकदम सही। ये दोनों मिलकर ही एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनाते हैं। आज के दौर में चाहे कोई स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या घर पर हो, इन दोनों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम आज की बात को समेटें, हमने कंप्यूटर के विकास की पूरी कहानी देखी। चार्ल्स बैबेज के मैकेनिकल सपने से लेकर क्वांटम कंप्यूटरों की आहट तक। हमने देखा कि कैसे वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर, फिर आईसी और माइक्रो प्रोसेसर तक हम पहुंचे। हाँ, और हमने भविष्य की झलक भी देखी। नैनो टेक्नोलॉजी जो चीज़ों को एटॉमिक लेवल पर बदल सकती है, ग्रीन कंप्यूटिंग जो हमारी टेक्नोलॉजी को पर्यावरण के लिए बेहतर बनाने की कोशिश है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारी शिक्षा और काम करने के तरीकों को बदल रहा है। और इन सबके साथ हमने डिजिटल साक्षरता और साइबर जागरूकता की जरूरत को भी समझा, जो इस डिजिटल युग में हमारे लिए कवच और कौशल दोनों हैं। ये बिल्कुल साफ है कि टेक्नोलॉजी रुकने वाली नहीं है। ये लगातार बढ़ रही है और हमारे जीवन के हर पहलू को छू रही है, बदल रही है। इन बदलावों को समझना सिर्फ परीक्षाओं के लिए ही नहीं है, बल्कि एक जागरूक और सक्षम नागरिक बनने के लिए भी जरूरी है। उम्मीद है इस विश्लेषण से जो जानकारी मिली वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की इस जटिल लेकिन रोमांचक दुनिया को समझने में मददगार होगी और तैयारी में भी काम आएगी। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी। जैसे जैसे मशीनें, खासकर एआई, ज्यादा काबिल और शायद स्वतंत्र भी होती जा रही हैं, तो इंसानी हुनर और मशीनी क्षमताओं के बीच भविष्य में सही बैलेंस क्या होगा? बिल्कुल। ये बैलेंस हमारे समाज, हमारी अर्थव्यवस्था और शायद हमारे आपसी रिश्तों को भी किस तरह से नया आकार देगा? इस पर सोचना न सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि शायद जरूरी भी है।